क्या हो अगर एक सुबह उठकर आईने में जो चेहरा दिखे वो तुम्हारा ना हो। मुझे अभी तक याद है वो सुबह। खिड़की से हल्की धूप आ रही थी, चिड़ियों की आवाज, दूध वाले की साइकिल की घंटी, सब कुछ आम था। मैं उठकर सीधे बाथरूम गया, चेहरा धोया और जैसे ही आईने में देखा मेरे हाथ से टूथब्रश गिर गया, क्योंकि वो चेहरा मेरा नहीं था। आईने में कोई और था, उम्र वही, कद काठी भी, लेकिन चेहरा एक अजनबी का था। एक रफ सा ठंडी आंखों वाला इंसान जो मैं नहीं हो सकता। मैंने घबरा कर अपने चेहरे को छुआ, मगर वही चेहरा था। कांच में जो दिख रहा था वही मेरी त्वचा थी, वही नाक, वही आंखें। मैंने फिर से पानी मारा, फिर जोर से चिल्लाया, ये क्या मजाक है? मगर बाथरूम में सिर्फ मेरी आवाज गूंजी। मैंने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा खोला और तब मेरी सांस अटक गई। मेरे बिस्तर पर कोई लेटा था, शांत, बिना हिले। मैं धीरे धीरे पास गया, उसका चेहरा दिखा और मैं वहीं जम गया। वो मैं था, मेरा असली शरीर, मगर वो आंखें खुली थीं और वो शख्स मुस्कुरा रहा था। मेरी ही मुस्कान, मगर जहरीली। उसने बस इतना कहा, अब मैं हूं और तू गया। यही कहा था उस शख्स ने मेरी आवाज में, मेरे ही चेहरे से। मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने आंखें बंद कर ली और सांसें गहरी हो गईं, जैसे वो सचमुच सो गया हो। पर मैं कांप गया था। कपड़ों की अलमारी के पास खड़ा मैं अपने हाथों को देखता रहा। ये हाथ भारी थे, उंगलियां लंबी और खुरदरी। ये मेरे हाथ नहीं थे। मैंने डगमगाते हुए दरवाजा खोला, बाहर निकला। हॉल में मम्मी बैठी थी, टीवी चला रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी, मैंने कहा, पर मेरी आवाज सुनकर वो चौंकी नहीं। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अरे सिद्धार्थ बेटा, नाश्ता कर लो, स्कूल नहीं जाना आज? सिद्धार्थ, मेरा नाम अयान था। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। मम्मी, आप मुझे पहचानती हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, हाय राम, इतनी सुबह सुबह फिल्मी डायलॉग क्यों मार रहा है? तेरे पापा भी ऐसे ही थे कॉलेज टाइम में। मैं जड़ हो गया। वो मुझे अपने बेटे के रूप में पहचान रही थी, मगर उनका बेटा मैं नहीं था, कम से कम अब नहीं। मैंने टीवी पर देखा, समाचार चल रहा था। नीचे लिखा था, बिजनेस टाइकून सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब समझ में आया, मैं उस आदमी के शरीर में था और वो आदमी मेरे में। टीवी स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सिद्धार्थ मल्होत्रा। मेरे नीचे की जमीन हिल चुकी थी। मैं कोई मामूली कॉलेज स्टूडेंट नहीं था, अब मैं कोई और बन चुका था, और उस कोई और की जिंदगी बहुत भारी थी। अगले ही पल एक बड़ी काली एसयूवी मेरे सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुला। एक ड्राइवर सफेद दस्ताने पहने झुका। सर, मिस्टर मल्होत्रा को लेने आया हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर बैठ गया। गाड़ी तेज रफ्तार से शहर के सबसे अमीर हिस्से की तरफ भाग रही थी। चारों तरफ ऊंची इमारतें, शीशे वाले टावर, महंगी गाड़ियां। दिल अंदर से डूब रहा था। कहां फंस गया हूं? गाड़ी एक बड़े से लोहे के गेट के पास रुकी। गेट खुलते ही दुनिया ही बदल गई। हरा लॉन, फव्वारे, संगमरमर की सीढ़ियां, 4 नौकर लाइन में खड़े। वेलकम बैक सर, एक ने कहा। मैंने सिर्फ गर्दन हिलाई। कुछ बोलता तो सब समझ जाते मैं नकली हूं। अंदर दाखिल होते ही सामने एक बहुत बड़ा आईना था। मैं वहीं रुक गया और खुद को गौर से देखा। ब्लैक सूट, घड़ी जो शायद मेरी पूरी कॉलेज की फीस से भी महंगी हो, और वो चेहरा शांत, पर आंखों में शैतान जैसा सुकून। ये चेहरा कभी मेरा नहीं हो सकता था। सर, कुछ चाहिए? एक आवाज आई। मैं पलटा। एक नौकर था, बूढ़ा, गहरी आंखों वाला। मैंने बस कहा, नहीं, मगर वो मुझे 1 सेकंड ज्यादा घूरता रहा, जैसे कुछ समझ रहा हो। मैं ऊपर अपने कमरे में गया। कमरा नहीं, पूरा एक छोटा महल था। दीवार पर असली पेंटिंग्स, चमकदार लैंप, एक अलमारी जिसमें शायद 10 लाख के कपड़े। मैंने दराज खोला। एक मोटी फाइल थी, उस पर लिखा था PTS, प्रोजेक्ट ट्रांसफर स्टेज। मैंने फाइल खोली। अंदर थे कुछ मेडिकल चार्ट्स, दवाइयों के नाम और एक टाइप किया हुआ पेज। अगर शरीर को बदला जा सकता है तो आत्मा को क्यों नहीं? मेरे हाथ कांप गए और तभी दरवाजे की दरार से
कोई मुझे देख रहा था। एक औरत, सुंदर सफेद साड़ी में, बस देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। फिर वो मुड़ गई और चली गई बिना एक शब्द बोले। मैंने उसकी तरफ दौड़कर जाना चाहा, बट मेरे पैर रुक गए। उसकी चाल, उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वो सब जानती हो। मैंने दरवाजा बंद किया, कमरे की दराजें टटोलने लगा। मुझे कोई कड़ी चाहिए थी, कोई रास्ता जिससे मैं खुद से बात कर सकूं। अब मैं कोई और था, पर शायद मेरा पुराना मोबाइल नंबर अब भी चल रहा हो। ड्रेसिंग टेबल के नीचे मुझे एक फोन मिला, पुराना मगर चालू। मैंने बटन दबाए, स्क्रीन जल उठी। कोई पासवर्ड नहीं मांगा, शायद यही मेरी किस्मत थी। फोन की कांटेक्ट लिस्ट खोली, एक नाम पर मेरी उंगलियां रुक गईं। अयन, रूममेट, मैं, मेरे ही पुराने नंबर से सेव किया हुआ। मैंने कांपते हाथों से कॉल दबाया। घंटी गई, एक बार, दो बार, फिर आवाज आई, हेलो। मेरी अपनी आवाज, लेकिन उस आवाज में वो मासूमियत नहीं थी। वो आवाज अब किसी और की थी, किसी जो मेरे अंदर रह रहा था। मैंने कहा, कौन बोल रहा है? वो हंसा। वही जहरीली मुस्कान फोन के आर पार भी महसूस हुई। तू तो अब बहुत बड़ा आदमी हो गया है सिद्धार्थ। मेरी सांस रुक गई। मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैंने कहा। वो चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, पुरानी किताबों की गली में आना, रात 11 बजे, अकेले। कॉल कट गया। मैंने फोन नीचे रख दिया। दिल की धड़कन जैसे अब तक की सबसे ऊंची आवाज थी कमरे में। रात के ठीक 11 बजे मैं किताबों की गली के आखिरी कोने पर खड़ा था। वो गली जहां पहले पुरानी किताबों की दुकानों से भीड़ लगी रहती थी, अब सब बंद था। बस एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, पीली झरझर करती रोशनी में। हवा में धूल थी और एक अजीब सी सड़न। तभी मैं उसे देखता हूं। गली के दूसरे कोने से वो आया, काले रंग की हुडी पहने, सिर झुका हुआ, और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, मेरा चेहरा, मगर उन आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ साजिश थी। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। मैंने कहा, तू कौन है? उसने मुस्कुराकर कहा, तू तो जानता है, मैं अब तू हूं, और तू अब कुछ नहीं। मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। उसने जेब से कुछ निकाला, एक फोल्ड की हुई फोटो, मेरी माँ के साथ। बहुत प्यारी माँ है तेरी, उसने कहा। आज सुबह उनके लिए चाय बनाई थी, वो बड़ी खुश हुई। मेरा खून खौल गया। तू उनसे दूर रहेगा, मैंने दांत पीसते हुए कहा। क्यों? वो हंसा। अब वो मेरी माँ है, तेरा शरीर अब मेरा है, और शरीर ही सब कुछ होता है, पहचान, रिश्ते, प्यार, सब। मैंने कहा, मैं ये सब वापस लूंगा, तुझे निकाल फेंकूंगा। अब वो रुक गया, धीरे से मेरे पास आया और फुसफुसाया, ये सिर्फ शुरुआत है। तू एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, प्रोजेक्ट चेतना ट्रांसफर। स्टेज 1 अब कंप्लीट है, और मैं सबूत मिटा चुका हूं। मैंने उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश की, मगर वो पीछे हटा। तेरे पास अब सिर्फ गुस्सा है, और मेरे पास तेरा नाम है, तेरी शक्ल और तेरी जिंदगी। वो मुड़ा, गली से बाहर निकलने लगा। जाते जाते बोला, तू अब मुझसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास नाम है, चेहरा नहीं। वो गली अब पीछे छूट चुकी थी, मगर उसका आखिरी वाक्य अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था। तेरे पास नाम है, चेहरा नहीं। मैंने टैक्सी ली और वापस अपने बंगले पहुंचा। गेट खुला, मगर मैं भीतर कहीं नहीं गया, सीधे उस लॉक्ड रूम की तरफ जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था, जिस कमरे को हमेशा बंद रखा जाता था, जहां कोई नौकर नहीं जाता। चाबी नहीं मिली। मैंने दरवाजा तोड़ दिया। भीतर अंधेरा था, धूल, बिखरे कागज और एक अजीब सी गंध। कमरे के एक कोने में लकड़ी की डेस्क थी, उस पर एक मोटी चमड़े की डायरी पड़ी थी। मैंने उसे खोला। पहला पन्ना, 23 जून 2021। आत्मा अचल है, शरीर एक पोशाक, और चेतना बस ट्रांसफर का इंतजार करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर पेज पर सिद्धार्थ ने कुछ नोट किया था। माइंड कैन मूव इफ एनकोडेड, द वेसल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। डॉक्टर ऐश्वरान सेज इमोशंस आर कोड। डॉक्टर ऐश्वरान कौन है ये? मैंने तुरंत लैपटॉप खोला, पासवर्ड पूछा। कुछ मिनट की छेड़छाड़ के बाद मैं अंदर पहुंच गया। एक फोल्डर छुपा था, स्टेज 2 होस्ट एक्सपेंशन। मैंने फोल्डर खोला।
उसमें कई फाइलें थीं। एक डॉक्यूमेंट, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, मैंने उसे खोला और उसमें लिखा था स्टेज 1 सेल्फ ट्रांसफर कंप्लीट, सब्जेक्ट SID 07, होस्ट A। स्टेज 2 पॉलिटिकल होस्ट इनिशिएशन, सब्जेक्ट HM01 scheduled नेक्स्ट। HM01, नीचे एक लाइन और थी, टारगेट होम मिनिस्टर, एग्जीक्यूशन विंडो 15 दिन। मैंने फाइल बंद की, मेरे हाथ कांप रहे थे। अब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, अब पूरा देश दांव पर था। मुझे अब साफ हो गया था, ये सिर्फ मेरा मामला नहीं रहा। अगर HM सच में गृह मंत्री है और ये ट्रांसफर अगले 15 दिनों में होना है, तो मुझे किसी भी कीमत पर डॉक्टर ऐश्वर्यान को ढूंढना होगा। मैंने लैपटॉप पर पुराने मेडिकल जर्नल्स खंगालने शुरू किए, गूगल पर सर्च किया, डॉक्टर ऐश्वर्यान कॉन्शियसनेस ट्रांसफर, कुछ टेडेक्स वीडियो मिले, लेकिन खुलते ही एक ही लाइन दिखी, दिस कंटेंट हैज बीन रिमूव्ड ड्यू टू सेंसिटिव मटेरियल। लगभग हर लिंक गायब था, पर एक पुरानी मेडिकल साइट पर एक पेपर मिला, मल्टी स्टेज न्यूरल एनकोडिंग बाय डॉक्टर D. ऐश्वर्यान, पब्लिश्ड बाय संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी 2016। नीचे संस्था का पुराना पता था। मैंने बिना देर किए वहां जाने का फैसला किया। संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी अब एक वीरान टूटती हुई इमारत थी। दरवाजा टूटा था, अंदर झाड़ियां उग आई थीं। मैं अंदर गया, एक छत से टपकती सीलन की गंध और दूर एक कमरा जहां हल्की रोशनी थी। मैंने झांका, एक बूढ़ा आदमी स्टूल पर बैठा चाय पी रहा था, दाढ़ी सफेद, आंखें बुझी हुई। मैंने पूछा, आप यहां रहते हैं? उसने बिना देखे जवाब दिया, तू बहुत देर से आया है। मैं चौंका, आप मुझे जानते हैं? अब उसने मेरी तरफ देखा, नहीं, पर तेरे शरीर को जरूर जानता हूं। मेरा गला सूख गया। मैंने पूछा, डॉक्टर ऐश्वर्यान कहाँ हैं? वो चुप रहा, फिर बहुत देर बाद बोला, जिंदा नहीं, कम से कम इस शरीर में नहीं। मैंने धीरे से पूछा, तो वो मर चुके हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, वो ट्रांसफर हो चुके हैं। उन्होंने खुद को किसी और में डाल दिया है, जैसे तू डाला गया। मैंने पूछा, किस में? उसने कहा, जिस शरीर में तू है वही अगला वेसल था, यानी सिद्धार्थ। मेरे शरीर में अब कोई और है, और जिसके शरीर में मैं हूं उसमें खुद डॉ ईश्वरन। मेरे दिमाग में अब शोर था, जिस शरीर में तू है उसमें डॉ ईश्वरन है। वो वाक्य जैसे कानों में गूंजता रहा। मुझे यकीन हो गया था, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी जिंदगी की नहीं, बल्कि मेरी पहचान की है। मैं अगले दिन पुराने अपार्टमेंट की ओर गया, जहां मेरा असली शरीर अब रहता था, मगर उसमें मेरी आत्मा नहीं थी। मैंने अपनी ही खिड़की की तरफ देखा, वहां पर्दे हिल रहे थे, नीचे वही बूट्स रखे थे जिन्हें मैं सालों से पहनता आया था। मैंने सांस खींची और ऊपर जाने लगा। सीढ़ियां जो कभी अपनी सी लगती थीं, अब अजनबी थीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से वही आवाज आई, आजा, मुझे पता था तू आएगा। मैंने दरवाजा खोला, वो वहीं खड़ा था, मेरा शरीर, मगर आंखें अब मेरी नहीं थीं। ईश्वरन की आंखें थीं, गहरी, स्थिर और डरावनी। तो तूने सब जान लिया? उसने पूछा। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। तो अब क्या करेगा? वो मुस्कुराया। मैंने कहा, वो शरीर मेरा है। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया। नहीं अयान, उसने कहा, वो शरीर अब एक पोशाक है जो मैं पहन चुका हूं, और तेरी चेतना एक खोया हुआ कोट है जिसे दुनिया पढ़ नहीं सकती। मैंने कहा, तेरे पास सिर्फ शरीर है, यादें नहीं, रिश्ते नहीं। वो हंसा, एक ठंडी वैज्ञानिक हंसी। मैंने सब रिकॉर्ड किया है, तेरे सारे मैसेज, फोटो, डायरी, सब। मैं अब तुझसे ज्यादा तू हूं। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। मैं तुझे मिटा दूंगा। उसने बिल्कुल भी नहीं हिला, बस कहा, तू अब मिट चुका है, मैं सिर्फ तुझे मानने का मौका दे रहा हूं। वो मुझसे सिर्फ 2 फीट की दूरी पर खड़ा था, मेरा ही शरीर, मगर उस शरीर में अब मैं नहीं था। तू अब मिट चुका है, ये कहकर उसने मेरी ओर पीठ मोड़ ली, मगर वो नहीं जानता था मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने वापस उसके नहीं, अपने बंगले में कदम रखा, सीधे लैपटॉप ऑन किया। अब लड़ाई मानसिक थी। मैंने वो सारे रिसर्च पेपर्स, कोडिंग स्क्रिप्ट्स
और चेतना स्थानांतरण से जुड़े फॉर्मूले फिर से पढ़े। घंटों लगा, पर मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया, एक ऐसा सिमुलेशन जो असली ट्रांसफर पोर्टल जैसा दिखे मगर भीतर से एक जाल हो। एक बार चेतना दाखिल हुई तो फिर वापस नहीं निकलेगी। मैंने उस फोल्डर को नाम दिया यूनिफाइड मर्ज प्रोटोकॉल म्यूचुअल कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन। नाम पढ़ने में ऐसा था कि कोई भी वैज्ञानिक इसे खोलना चाहे। फिर मैंने उसे बुलाया। मुझे एक नई चीज मिली है, मैंने मैसेज किया, शायद दोनों के लिए शांति ला सकती है। वो अगले दिन खुद आया, बिना किसी डर के मेरे सामने बैठा। तो तूने हार मान ली? मैंने स्क्रीन घुमाई। नहीं, समाधान ढूंढ लिया। वो मुस्कुराया। उसने फाइल खोली। स्क्रीन पर एक इंटरफेस खुला। कॉन्शियस सिंक एक्टिवेटेड, बिगिन मर्ज। उसने क्लिक किया। सारे कमरे की बत्तियां एक सेकंड के लिए झपकी। वो सीधा बैठा रहा, आंखें बंद। अचानक उसकी सांस तेज होने लगी। ये क्या? ये कुछ अजीब है। ये मैंने देखा। स्क्रीन पर अब सिर्फ एक लाइन थी, लूप इंगेज्ड, चेतना आइसोलेटेड, एक्सटर्नल एग्जिट ब्लॉक्ड। ईश्वरन फंस चुका था। वो आंखें खोल नहीं पाया। उसका शरीर धीरे धीरे कांपना बंद कर रहा था। मगर तभी मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ। मेरे दिमाग के भीतर एक तेज सनसनाहट। क्या मैं वापस अपने शरीर में जा रहा था, या क्या मैं भी उसी ट्रैप में गिर रहा था? मेरी सांसें रुक रही थीं। ईश्वरन सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर फंसा था। उसकी आंखें खुली मगर ठहरी हुई थीं। वो वहां था मगर वहां नहीं। और तभी एक झटका, मेरे सिर में एक झंझनाहट। दुनिया धुंधली होने लगी। मैं चीखा, नहीं। और फिर अंधेरा। मैं किसी अजीब जगह पर था। कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, बस एक सुनसान काली जगह। और मैं, सिर्फ मैं था। न शरीर, न कपड़े, न आवाज, सिर्फ एक चेतना। तू भी आ गया? एक आवाज गूंजी। मैंने चारों तरफ देखा और फिर देखा एक और चेतना, सफेद, स्थिर, शांत। मैं सिद्धार्थ हूं, उसने कहा, असल वाला। मैं चौंक गया। तेरा शरीर जो अब तक तू सोचता रहा, वो मेरा था। सबसे पहला ट्रांसफर मुझ पर हुआ था। और ईश्वरन, वो तीसरा है। अब हमें दिखा एक और चेतना, लाल रंग में जलती हुई। ईश्वरन, ये जाल अब हम तीनों को पकड़ चुका है, सिद्धार्थ बोला। लेकिन सिर्फ एक बाहर जाएगा। और कौन जाएगा, ये तय करेगा जाल खुद। अचानक हमारे चारों तरफ एक रोशनी बनी। एक आवाज आई, न मशीन जैसी, न इंसानी। केवल वही लौटेगा जो दोनों को बिना मिटाए बचाने की मंशा रखता हो। ईश्वरन गरजा, मैंने चेतना को जन्म दिया है, मैं वापस जाऊंगा। सिद्धार्थ बोला, मुझे मेरा हक चाहिए। मैंने कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें दोनों को मिटा सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। अगर मुझे लौटना है तो तुम दोनों को भी जगह मिलनी चाहिए, चाहे डिजिटल रूप में ही सही। खामोशी। फिर रोशनी तेज हुई। चुनाव हो चुका है, आवाज आई। मनुष्यता उसी की है जो स्वार्थ से परे है। मेरी आंखें खुली। कमरे की छत, मेरे बिस्तर का तकिया, मां की आवाज रसोई से आई, अयान उठ गया बेटा। मैंने शीशे में देखा, मेरा चेहरा, मेरी आंखें। मैं वापस था, मगर आईने में एक पल के लिए 3 परछाइयां थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं कौन हूं? और मुझे जवाब मिला, सब। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।